नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही ये एक एग्जांपल है कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी एक एग्जांपल है और सिंपल पेंडुलम जो है वो आप क्लास 11th के हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर आता है तो। अगर बाद में अगर हम लोगों को टाइम मिले तो उसको भी जो है वो कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। कंपाउंड पेंडुलम का डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसके बाद हम लोग उसका जो है वो टाइम पीरियड होता है वो निकालेंगे। तो बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। कंपाउंड पेंडुलम को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए कि ये दीवार पे कोई एक कील लगा हुआ है और इस कील में किसी भी शेप का एक बॉडी, किसी भी शेप का एक रिजिड बॉडी जो है वो लटका दिया गया है। और ये जो कील लगा हुआ है, इस कील का जो भी डायरेक्शन है उसको मान लीजिए कि वो क्या है, एक्सिस है। वो क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस है। वो क्या है, एक हॉरिजेंटल एक्सिस है। जो भी इसका डायरेक्शन है, उस कील का जो भी डायरेक्शन है, मतलब कि वो डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, डायरेक्ट हमारे तरफ सामने होगा। ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि सेंटर क्या है, वो हॉरिजेंटल एक्सिस है। वो क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस है। और उस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी लटकाया गया है, ये जो बॉडी है, जो भी बॉडी है, इसको हम लोग जो है वो पेंडुलम मान लीजिए। ये बॉडी है, जो भी जिस भी शेप का बॉडी है, ये कोई भी शेप का बॉडी हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, ये जो यहाँ कील लगाया हुआ है, इस कील के अराउंड, या फिर कहिए कि इस हॉरिजेंटल एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर सकता है। इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर सकता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोगों ने, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप विच कैन ऑसिलेट अबाउट ए हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड पेंडुलम। और कंपाउंड पेंडुलम को जो है वो हम लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, रियल पेंडुलम भी बोलते हैं, या फिर रिजिड पेंडुलम भी बोलते हैं। तो कंपाउंड पेंडुलम का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिगर, और फिगर में क्या कैसे लिखा गया है, किस चीज़ को क्या से डिनोट किया गया है, उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिगर जो दिख रहा है आपको, ये फिगर है बुक के हिसाब से, या बुक में जो जैसा जो है वो लिखा गया है उसके हिसाब से जो है ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ पे फिगर। कंपाउंड पेंडुलम का ये फिगर है। ये एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। और यहाँ पे जो जैसा कि हम लोगों ने कहा, जो कील का बात हम लोगों ने किया, मान लीजिए कि यहाँ इस कील के अराउंड, ये इस कील पे ये एक पेपर ही है। मान लीजिए जो पेपर हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा, वो पेपर ही मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस है। और इसके अराउंड क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट करेगा। इसके अराउंड क्या करेगा, ये इसके अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। और इसमें जो लेटर जो लिखा हुआ है, उस लेटर का मतलब क्या है, ये एस है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो कील वाला पॉइंट है, ऐसे दिमाग में लेके चलिए, ये जो कील वाला पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन। ये क्या है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन। सेंटर ऑफ सस्पेंशन को कैसे समझ सकते हैं आप लोग, कि ये जो कील है, मान लीजिए कि ये जो कील यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहाँ से ये लटक रहा है, जहाँ से ये क्या कर रहा है, लटक रहा है। तो लटकने को हम लोग जो है वो इसको कैसे दूसरा अगर लिखना हो तो दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ये जो लटकने वाला जो सिस्टम है, इसको हम लोग सस्पेंडेड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड। तो इस पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है या जो पेंडुलम है, ये सस्पेंड किया गया है। इसीलिए इसको हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सेंटर ऑफ सस्पेंशन कह सकते हैं, या फिर सिंपली जो है वो पॉइंट कह सकते हैं। और इस पॉइंट के ठीक नीचे, इस पॉइंट के ठीक नीचे, मतलब कि इस पॉइंट के नीचे वर्टिकली, इस पॉइंट के नीचे वर्टिकली एक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हम लोगों ने जी से जो है वो डिनोट किया है। जिसको हम लोगों ने क्या किया है, जी से डिनोट किया है, जो क्या है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और ये दोनों के बीच का, एस और जी के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है। एस क्या है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने एल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात किया इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जो ये रेस्ट वाला पोजीशन था। ये रेस्ट वाला पोजीशन में अभी तक हम लोगों ने इसको क्या किया है, ऑसिलेट नहीं किया है। तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन या फिर जो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बात किया गया, ये हम लोगों ने किया किसमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में या फिर रेस्ट वाले पोजीशन में। अब अगर हम लोगों ने क्या किया है, इसको, ये जो बॉडी है, इसको थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेस किया। थोड़ा सा एंगल थीटा से हल्का क्या किया, इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया गया। तो ये डिस्प्लेस्ड होके ये जो पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट के बाद ये जो पॉइंट है, जी वाला पॉइंट, वो
जो डिस्प्लेस होके ये क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया जी डैश। ये जी जो है वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे आया और जिसको हम लोगों ने नाम दिया जी डैश, जिसको हम लोगों ने क्या किया, नाम दिया जी डैश। ठीक है, अब देखिए ऑसिलेशन करने के लिए हम लोग को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में या फिर डेफिनेशन के हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। F = -kx हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कहा गया था, वहाँ पे क्या कहा गया था, रीस्टोरिंग फोर्स कहा गया था। यहाँ पे टॉर्क के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे फोर्स के हिसाब से नहीं, टॉर्क के हिसाब से सारा कुछ चलेगा। टॉर्क के हिसाब से कैसे चलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो टॉर्क एक्ट करेगा, यहाँ पे जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कैसे एक्ट कर रहा है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इस पॉइंट, इस सेंटर जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का कोई वो होता है, कोई वेट होगा और वेट बराबर क्या होता है हमारे पास mg। वेट बराबर हमारे पास क्या होता है mg। ठीक है, वेट बराबर हमारे पास mg है। तो इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, किसके वजह से, इसके वेट की वजह से, और इसका वेट है mg। तो mg हो गया यहाँ पे इसका फोर्स मान के चलिए, तो वेट हो गया इसका mg। और ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, ये जो डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेस हुआ है जी से लेके जी डैश तक जो भी दूरी है वो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इतना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इसको ऑसिलेट करना है, तो इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा और जितना आगे गया है उतना पीछे आना पड़ेगा। तो जी से जी डैश तक गया है तो जी डैश से जी तक वापस आना भी पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इतना फोर्स इनटू इतना डिस्टेंस, इतना फोर्स इनटू इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा। और ये टॉर्क कैसा टॉर्क है, ये टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क। ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। कैसे रीस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि ये जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या करना चाह रहा है, ये टॉर्क की वजह से ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम वापस आ रहा है अपने पोजीशन पे। हम लोगों ने डिस्प्लेस करके इसको यहाँ रखा, इस डिस्प्लेस करने के बाद जो है वो ये सिस्टम, ये जो पेंडुलम है वो यहाँ पे आया और इसको वापस जाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क लग रहा है mg। ये टॉर्क लग रहा है mg, यानी जो भी इसका वेट है, जो भी इसका पेंडुलम का वेट है वो इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना, इसके ये जो mg होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमको देगा टॉर्क। और ये टॉर्क कहलाता है रीस्टोरिंग टॉर्क इसलिए क्योंकि ये जो है वो इसको वापस लाना चाहता है अपने जगह पे, मतलब कि रीस्टोर करना चाहता है इसके पोजीशन को। और ये लगेगा किस डायरेक्शन में, ये जो टॉर्क लगेगा वो इसके उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा हो रहा है। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ थीटा हो रहा है, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो ये वापस उस पोजीशन पे आ सकेगा। अगर टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में लगाया जाए ये तो आगे जाएगा, अगर इसको पीछे आना है तो इसको उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये जो है वो वापस आ पाएगा, तभी ये जो है क्या रीस्टोरिंग टॉर्क कहला रहा है। तो उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है तो निगेटिव लेंगे, सब कुछ जो है वो क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम लोगों को लिखना क्या है, अब हम लोगों को लिखना है जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, अब हम लोग इक्वेशन के पार्ट में आ रहे हैं। तो इक्वेशन के पार्ट में लिखेंगे कैसे, तो देखिए जी से जी डैश ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क को हम लोगों ने क्या कहा, टॉर्क को हम लोगों ने कहा टाउ बराबर हम लोगों ने कहा mg, जो भी इसका वेट है वो मल्टीप्लाई बाय जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी से डी डैश ये डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है। ठीक है, इतना ये आगे बढ़ा, तो ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी और जी डैश का पता करना पड़ेगा कितना होता है ये। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अगर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास जी डैश और हाइपोटेनियस हमारे पास है एस इंटू जी डैश, ये है एस और जी डैश। ठीक है, एस जी डैश है, तो ये जी डैश हम लोग को निकालना है और एस जी डैश हम लोग को पता है। एस जी डैश क्या है, यहाँ से एल है, एस जी डैश क्या है, एल है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा एल। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर हम लोग एल लिख दें, इसके जगह पे हम लोग अगर सिर्फ एल लिख दें तो हमारे पास जी डैश जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे अगर हम लोग एल लिख दें, इसके जगह पे एल लिख दें तो जी डैश क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। जी डैश क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो जो हमारा इक्वेशन था mg इंटू जी डैश वो बन जाएगा क्या, mg इंटू
एल साइन थीटा, एम जी इंटू बन जाएगा एल साइन थीटा, और ये हमारे पास किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर। टॉर्क के बराबर हो जाएगा क्या, एम जी इंटू एल साइन थीटा, और ये टॉर्क है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इसीलिए हम लोग इसके आगे लगाएंगे निगेटिव साइन, इसीलिए हम लोग इसके आगे लगाएंगे निगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है। रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हमारे पास इतना आ गया, लेकिन अभी टॉर्क का कहानी ख़त्म हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है, हम लोगों ने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेस हो रहा है पेंडुलम, वो हो रहा है बहुत छोटे एंगल से, स्मॉलर एंगल से, यानी कि थीटा का वैल्यू स्मॉल है। तो अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल है, इफ़ थीटा इज स्मॉल, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा, ये जो वैल्यू है साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा टॉर्क बराबर टी इज इक्वल टू टाउ बराबर हो जाएगा माइनस एम जी, और यहाँ पे एल थीटा, माइनस एम जी एल थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क हमारे पास इतना निकल के आया। ठीक है, तो टॉर्क बराबर हमारे पास इतना निकल के आएगा, लेकिन टॉर्क होता क्या है, लेकिन टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन लिखेगा, और जो हमारे पास आई का वैल्यू आएगा, और सॉरी जो हमारे पास टॉर्क आएगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लोग किसके अबाउट निकालेंगे, पहले इसको हम लोग 2 बार निकालते हैं, वो आगे जाके वो 2 बार निकलेगा, इसलिए पहले ही हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, इसके अबाउट जो एक्सिस पास कर रहा है, इससे जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। तो टॉर्क बराबर आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू हम लोगों ने क्या कहा, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है थीटा, यानी कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे थीटा, और थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के रूप में लिखना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा का जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा हो जाएगा, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो टाउ बराबर यानी टॉर्क बराबर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू जो एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन ये। तो अब हमारे पास टाउ का जो है वो 2 वैल्यू निकला है, टाउ का वैल्यू हमारे पास 2 निकला है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये टाउ हम लोगों ने निकाला, ये टाउ हम लोगों ने निकाला कितना, माइनस एम जी एल थीटा, माइनस एम जी एल थीटा निकाला, और इसको हम लोगों ने इतना निकाला क्या, जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से। अब क्या किए हैं, अब जो है वो देखिए इस दोनों को जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो ये टाउ बराबर टाउ, ये दोनों साइड इक्वल है, ये जो है इस साइड का इक्वल है, तो ये जो है वो इस साइड का इक्वल होगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो दोनों का, इस दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, इन दोनों को बराबर रखेंगे और सिंपल सा जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इन दोनों को बराबर कर दिए। दोनों को बराबर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेट किया है। इक्वेट कैसे किए हैं, ये आई जो है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो एम जी बाई एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एम जी बाई एल है, और मतलब कि एम जी बाई आई हो जाएगा, सॉरी एम जी बाई आई हो जाएगा, और थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये एम जी एल बाई आई, एम जी एल बाई आई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ये एम जी एल बाई आई ये सब जो है वो एक कांस्टेंट है, तो इसको जो है वो एक कांस्टेंट के रूप में हम लोग मानेंगे। तो ये जो वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है, उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर के रूप में मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर के रूप में मान लेते हैं। तो इसके जगह पे अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखें तो हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर इसको बोलना वो नहीं रहता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग जो है वो याद करने के लिए इसको बोल सकते हैं। तो ये है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या कर दिया हम लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर रखा, इसके जगह पे क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर रखा, और थीटा तो पहले से है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग अगर इस तरफ लेके जाएं तो ये माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, और इज इक्वल टू इस तरफ जो है वो कुछ नहीं बचा तो जीरो हो गया, ठीक है। और यही हमारे पास जो निकल के आया, ये इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जाना पहचाना आप लोगों को दिख रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकल के आया है ये जाना पहचाना है किसके जैसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकला हुआ था उसी के जैसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसीलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, या फिर सिंपल हार्मोनिक जो है वो इसका ऑसिलेशन है। इसीलिए इसका जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एक एग्जाम्पल है। कंपाउंड पेंडुलम एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसीलिए हम लोग ऐसे यहाँ से जो है वो बोल सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे, तो इसका सॉल्यूशन भी उसी का सॉल्यूशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाले के केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकला हुआ था उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इसका भी सॉल्यूशन। तो सिंपल सा जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड निकालेंगे। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि अगर एग्ज़ाम में आपको सॉल्यूशन लिखने बोले तो सॉल्यूशन को लिख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो बढ़ा के, या फिर आप डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन के नाम से जो लिख दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन के नाम से जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और डायरेक्ट टाइम पीरियड पे आ सकते हैं। जब तक सॉल्यूशन निकालने के लिए ना कहा जाए, सॉल्यूशन का जिक्र ना किया जाए क्वेश्चन में, तब तक जो है आप उसको लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख देते हैं। जो भी सॉल्यूशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है वही सॉल्यूशन इसका होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे एक्स था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट है। वहाँ पे ए था एम्पलीट्यूड, यहाँ पे थीटा नॉट एम्पलीट्यूड लिखेंगे। बाकी सारा जो भी सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है वो साइन ओमेगा टी प्लस 5 वही रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन इस चीज़ से दे सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है, टी इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट मान लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वो भी जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो उसका चेंज है क्या, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करें, इस चीज़ को फॉलो करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो, तो ये वाला टर्म एक साथ क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या यहाँ से, अगर मान के चलिए ए कॉस ओमेगा 5 बचेगा, ठीक है। ए कॉस ओमेगा 5 बचेगा, ए कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, इसको रखिए साइड में। बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, कॉस और 5। तो कॉस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी क्या है, जीरो, ठीक है। डी ये इनिशियल कंडीशन पे ये क्या है, इसका वैल्यू जीरो, तो ये cos 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और cos 5 बराबर जीरो होने का मतलब 5 बराबर पाई बाई टू, 5 बराबर पाई बाई टू। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई टू डालेंगे, और पाई बाई टू यहाँ पे डालेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। वो उसी चीज़ को लिख दिए हैं। और ए कॉस क्या हो जाएगा, ए कॉस यहाँ पे ये ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इस एम्पलीट्यूड के जगह पे हम लोग थीटा टी लिखेंगे। और बस जैसे जो इसके जगह पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा नॉट लगा के यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यही बन जाएगा क्या, जनरल सॉल्यूशन। यही क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जो यहाँ पे लिख दिया गया है सिंपल सा है और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है सॉल्यूशन लिखने के लिए तो आप डायरेक्ट सिर्फ इसको लिख के छोड़ दीजिए। इसको लिख के डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है और बस लिख देना है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, इतना लिख दीजिए और ख़त्म कीजिए बात। यहाँ पे क्या है, ये बस ये इसको डिनोट कर देना है। थीटा नॉट बराबर है एंगुलर एम्पलीट्यूड, वहाँ पे सिंपल जो है वो एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो भी लिखते थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे फाई क्या है, इनिशियल फेज। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन के बाद। अब हम लोग जो है वो टाइम पीरियड निकालते हैं। देखिए टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, टाइम पीरियड लिखेंगे कैसे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकल के आ रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे निकल के आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकल के आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे निकल के आया। तो टाइम पीरियड उसी का होगा, टाइम पीरियड भी उसी के जैसे होगा। तो टाइम पीरियड को हम लोग देते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लोगों ने इतना माना है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर इधर चला जाए तो ये चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट एम जी एल बाई आई। ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एम जी एल बाई आई, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया गया है। और इसी चीज़ को अरेंज कर लीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए तो ऊपर लेके जाइए तो ये आई ऊपर चला जाएगा, आई बाई एम जी एल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास निकल के आ जाएगा ये।
टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम ये है, हमारे पास निकल के आया। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, उसको जो है वो वैसे लिख सकते हैं, बस इसको उल्टा कीजिए इक्वेशन को, हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बात कीजिए इस आई का। ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों ने अभी अभी कहा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके अबाउट था? एस के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है, एस सेंटर ऑफ सस्पेंशन से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट हम लोगों ने माना हुआ था ये आई सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो एक और पॉइंट है। पॉइंट क्या था हमारे पास? जी वाला पॉइंट। जी वाला पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रहा है एक्सिस, अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास कर रहा है इसके अबाउट इसका भी जो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेंगे आई नॉट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे आई नॉट, और आई नॉट बराबर होता है एम के स्क्वायर, और आई नॉट बराबर होता है एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर हम लोग क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। के क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉडी हम लोगों ने लिया है इसका कुछ मास होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे है, और ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, और यहाँ पे मान लीजिए ये इस पॉइंट पे, ये किसी पॉइंट पे जो है क्या है? सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है मान लीजिए। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ मास का बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ के रखिए। तो हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने क्या किया? नाउ इफ़ आई नॉट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ द पेंडुलम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी। पहले हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिया था वो जो एस से पास कर रहा था, सेंटर ऑफ सस्पेंशन से जो पास कर रहा था एक्सिस, उसके अबाउट लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पेंडुलम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कब का है? कब ले रहे हैं? जब एक्सिस पास कर रहा है कहाँ से? जी से। एक्सिस पास कर रहा है जी से, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। उस केस में जो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे एक्सिस है वो क्या है? देखिए ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अराउंड आई जो है हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है यहाँ पे पेंडुलम का, और यहाँ पे ले रहे हैं क्या? ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अराउंड जो है वो आई नॉट ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नॉट ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, ये दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल है। ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल एक्सिस है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा। तो जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का, उसके हिसाब से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। दोनों के बीच का, यानी इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल, तो एल का स्क्वायर। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कह रहा है? इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट इनटू प्लस क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी या फिर मास ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। मास ऑफ द पेंडुलम एम, मास ऑफ द पेंडुलम एम, और जो दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर, आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर, आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर। ये हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के हिसाब से, जहाँ पे आई नॉट क्या है? ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस, ये जो एक्सिस है ये, और ये आई है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जो एक्सिस है ये, ठीक है।
और आई नॉट बराबर हम लोगों ने कहा एम के स्क्वायर, जहाँ पे के को क्या कहा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो हम लोग एम जो है वो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम लोग एम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये अब आई के बराबर ये आ गया। तो आई के बराबर अगर हमारे पास ये निकल के आया, आई के बराबर ये निकल के आया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे जो टाइम पीरियड का हम लोग इक्वेशन निकाले हुए हैं, टाइम पीरियड का इक्वेशन जो निकाले हुए हैं इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे आई है, इस आई की जगह पे क्या करेंगे, m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पुट करेंगे। m से m क्या करेगा, m से m, यहाँ पे नीचे क्या है mgl है, तो m से m कट जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, m से m यहाँ पे कट चुका है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ से l जो है वो एक l जो है वो बाहर निकल के आएगा। तो एक l बाहर निकल के आया तो यहाँ पे बचा क्या, के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, और नीचे बचा क्या, m तो कट गया तो बचेगा जी एल। तो l से l काट दीजिए तो बचा, जो भी बचा वो हम लोग जो है वो इसको l के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ऐसे ही जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको m से m कट गया, फिर l से l कट गया, और यहाँ पे जो बचा वो हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। ये हमारे पास जो निकला, ये निकला टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, जहाँ पे ये जो सीन है, ये सीन है किसके जैसा, ये सीन है सिंपल पेंडुलम के जैसा। ये जो टाइम पीरियड का इक्वेशन निकल रहा है सिंपल पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम के लिए, कंपाउंड पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है उसका जो इक्वेशन है वो सिमिलर है टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम में होता है उसके जैसा। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अंडर रूट एल बाई जी, अगर हम लोग l को, अगर हम लोग यहाँ पे जो l है इस l को इसके बराबर मान ले, l बराबर मान ले के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, तो इक्वेशन वही बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है, जहाँ पे बस l यहाँ पे इस वैल्यू से जो है वो डिफरेंस है, ये l जो है वो इस वैल्यू से डिफरेंस है। तो ये जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ से जो l का जो ये जो डिफरेंस है, ये l का जो डिफरेंस है, इसी l को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम। लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम, इसी क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी निकल के आ रहा है इस क्वांटिटी को हम लोग लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम बोलेंगे। और ये टाइम पीरियड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इस टाइम पीरियड को अगर बढ़ाना हो या फिर थोड़ा और डिटेल में लिखना हो तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के रूप में लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, तो देखिए ये जो रिजिड बॉडी हम लोगों ने लिया है या फिर जो पेंडुलम हम लोगों ने लिया है, इसमें एस और जी तक का कहानी तो पता है हम लोगों को। एस और जी के बीच में क्या है, जो भी डिस्टेंस है उसको एल माना गया है। अगर इस जी को, ये जो पॉइंट है एस और जी, ये जो एस और जी है, इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं ओ तक, अगर इस थोड़ा सा इसको और बढ़ाएं ओ तक, और जितना बढ़ाए हैं उसको मान लेते हैं उसका डिस्टेंस है के स्क्वायर बाई एल, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं के स्क्वायर बाई एल। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि एस से ओ तक जो भी हो जाएगा हमारे पास लेंथ, वो हो जाएगा के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, क्योंकि एस से जी तक एल है और जी से ओ तक हम लोगों ने के स्क्वायर बाई एल मान लिया। तो इस केस में यहीं पे जो है जो पॉइंट है ओ, ये जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और फिर उसी चीज़ को जो चीज़ है हमारे पास पहले से, उसी चीज़ को पुट कर दिया गया। पुट करने के बाद जो है हमारे पास निकल गया। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो के स्क्वायर एल को, के स्क्वायर बाई एल को जो है वो एल डैश मान लेते हैं। ठीक है, एल डैश मान लेते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड पे आइए, टाइम पीरियड पे आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई एल को अगर एल डैश मान ले तो एल बराबर एल डैश प्लस एल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास जी। ठीक है, तो टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास जो भी आ रहा है, और यहाँ पे जो लेंथ दिखा रहा है, ये लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पेंडुलम। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आ गया। और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लिया, और टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा, फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये हमारे पास जो है वो एक पार्ट लगभग जो है वो कंपाउंड पेंडुलम का कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह जो है वो अगले पार्ट में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।